हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है हमारे रोड ट्रिप डायरीज़ के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बरसाना, गोवर्धन और मथुरा के अद्भुत स्थलों का आनंद लिया। आज का सफ़र शुरू होते हैं वृंदावन के पवित्र निधि वन के दर्शन के साथ, जहां हमने इस जगह की अद्भुत कहानियों और दिव्यताओं का अनुभव किया। उसके बाद हम निकलते हैं आगरा के लिए, एक शहर जो इतिहास और कला का जीवंत उदाहरण है। यहाँ हमने देखा दुनिया के 7वें अजूबे, ताजमहल और शानदार आगरा फोर्ट, जो मुगल काल के शान और विरासत का प्रतीक है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी अराउंड 7 o'clock वी बाई टेकिंग द ऑटो वी मूव टू निधि वन। तो हम लोग मॉर्निंग में निधि वन पहुँच गए थे, क्योंकि हमें आज आगरा भी जाना था। ऑटो वाले ने हमारे होटल से 100 रुपीज़ लिए। सो निधि वन अपने में काफ़ी फेमस है, नोन एज द सेक्रेड फॉरेस्ट वेयर अकॉर्डिंग टू बिलीफ लॉर्ड कृष्णा परफॉर्म्स रासलीला विद राधा and the gopis every night. The unique twisted trees of Nidhivan are considered divine, with locals believing they represent the gopis. The mysterious closure of the temple in the evening and the provision of staying in the area overnight. Pilgrims visit to experience the divine energy and pray for blessings. So ये निधिवन की भव्यता और उसके कृष्ण और गोपी की रासलीला को दर्शाता है। रात में वहाँ किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ये एक छोटा सा वन है जिसके चारों बगल बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि मंकीज़ लोग वहाँ काफ़ी रहते हैं। आप इस बैरिकेडिंग से वन के चारों बगल घूम लेते हैं, और बीच बीच में काफ़ी मंदिर बनी हुई है, जिसका दर्शन करते हुए हम उस निधि वन का चारों बगल परिक्रमा करके बाहर निकल जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी मंकीज़ पेड़ पे इधर से उधर कर रहे हैं। हमने भी कुछ क्लिक किए हैं मंकीज़ को। काफ़ी अच्छा लग रहा था। पेड़ यहाँ पे दूसरी तरह का पेड़ था। इट वॉज जस्ट लाइक अ मैंग्रोव ट्री, जो कि काफ़ी शॉर्ट हाइटेड था, और द ब्रांचेस वेयर ट्विल्ड अमॉन्ग देमसेल्फ। अपने में इनके सारे ब्रांचेस एक दूसरे से लपेटे हुए थे। सो इट टूक अस अराउंड 30 minutes और 45 minutes टू रोम ऑल अराउंड द निधि वन। हमने काफ़ी आराम से घूम कर निधि वन देखा। ये देखिए पेड़ की टहनी है। लोग इन पेड़ों को पूजा भी करते हैं। ये देखिए कुछ और टहनी। ये देखने के निधि वन देखने के बाद हम लोग वापस से होटल गए। वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद हम निकल पड़े एक सीनिक जर्नी रोड ट्रिप की ओर, आगरा की ओर। निधि वन से निकलने के पश्चात जब हम लोग आगरा की ओर जा रहे थे, तो थोड़े दूर लगभग 20-25 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक्सप्रेसवे मिल जाता है। उससे आप सीधे आगरा चले जाते हैं। रिंग रोड होता है और आगरा पहुंच जाते हैं। हमारा होटल आगरा के पास ही बुक था, ताजमहल के पास। वहाँ से ताजमहल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ऐसे हम लोगों ने बैटरी लिया था। हम लोग ने कार ड्राइव करके एक्सप्रेसवे के पहले हम लोगों ने पेट्रोल भराया और एक्सप्रेसवे की ओर निकल पड़े। एंजॉय सीनिक ड्राइव टू आगरा एंड शेयरिंग ग्लिम्स ऑफ द रूट। आप देखो, अभी हम आपको आगरा की ओर एक्सप्रेसवे से ले चलते हैं। एक्सप्रेसवे हम लोगों ने ले लिया, और एक्सप्रेसवे पे 100 की स्पीड लिमिट थी। उससे ज़्यादा ड्राइव करने पे आपको कैमरा से अगर आपकी पिक ले ली जाती है तो आपको 2000 से मिनिमम चलाना आ जाएगा। एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हम लोगों ने पेट्रोल भराया था। यहाँ पे वही 94 के अराउंड पेट्रोल था। यूपी में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। एक्सप्रेसवे पे 3 लेन होता है। साइड वाला लेन जो होता है, जो कि राइट हैंड साइड आपके रहेगा, वो ओवरटेकिंग लेन रहता है। मिडिल वाला हाई स्पीड लेन, जिस पे आप 100 से ऊपर तो इसमें लिमिट ही है मैक्सिमम, और उसके बगल वाला आपको हेवी व्हीकल्स जिसकी स्पीड 80 है, मैक्सिमम नहीं हो सकती है। फिर भी कुछ लोग इधर से उधर से किधर से भी ओवरटेक कर लेते हैं, जबकि इतने हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पे इधर उधर से ओवरटेक करने से काफ़ी
एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। मैं काफ़ी सेफ ड्राइव कर रहा था। मैंने टायर भी अच्छे कंपनी का लगाया हुआ है, योकोहामा का लगा रखा है, ऑल्टरनेट टायर। जर्नी काफ़ी अच्छा था। अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इट वॉज अराउंड 10 to 11 o'clock, और 2 घंटे से 3 घंटे की ड्राइव थी फ्रॉम वृंदावन टू आगरा। और काफ़ी पूरे सड़क लगभग खाली थी। एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है क्योंकि इस पर आपको टैक्स भी, टोल टैक्स काफ़ी देना पड़ता है। इस कारण से जो लोकल ट्रैवलर्स रहते हैं वो दूसरे रूट से भी इधर से उधर चले जाते हैं टोल टैक्स बचाने के लिए। बट हमारे लिए बेस्ट यही था कि हम एक्सप्रेसवे को पकड़े, क्योंकि हमें दूसरे कोई रास्ता का जानकारी भी नहीं थी, और ये इजी भी होता है। थोड़ा सा टोल तो लग जाता है बट फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाता है। टोल की बात की और टोल आ गई। सो वी वर रियली एंजॉइंग द ट्रिप। जैसे कि आज आप जान रहे हो 4-5 दिन हो गया है। हम लोगों ने बरेली से शुरू किया, उसके बाद हम वृंदावन गए। वृंदावन में बरसाना, मथुरा, निधिवन देखने के बाद हम आगरा की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग, आप रोड का वीडियो देखो, ये काफ़ी इंजॉइंग होता है। लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। कहीं कहीं कुछ हेवी व्हीकल, ये देखिए जैसे स्पीड लेन में चल रहा है, जबकि नहीं, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स इन्हें साइड में चलना चाहिए। यहाँ से डाइवर्जन था आगरा रिंग रोड के लिए। हम पहुंच गए मुगलों के शहर आगरा। काफ़ी बड़ा शहर था और काफ़ी बड़े बड़े इमारत यहाँ पर थे। जैसा कि मैंने बताया, हमारा होटल ताजमहल के बिल्कुल पास में था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था, पार्किंग के भी आगे। तो हम लोग अपने होटल गए। वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग रेस्ट किए, क्योंकि पापा के पैर की वजह से हम ज़्यादा जगह घूम नहीं सकते थे। इसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ आगरा फोर्ट और ताजमहल देखेंगे। होटल से निकलते ही वहीं पर हमें ई रिक्शा मिल जाता है पार्किंग स्पेस के पास। ई रिक्शा नहीं, बैटरी कार्ट रहता है जिसपे कि अराउंड 3 to 4 पैदल सीटर्स है। ये देखिए 20 रुपीज़ आपको लेते हैं आगरा ताजमहल के गेट पे ड्रॉप करने के लिए। आप जाए, बैठ जाए, वहीं पे उनका कंडक्टर आएगा, वो आपको टिकट काटेगा और ले जाएगा। हम लोग भी बैठ गए बैटरी रिक्शों पे और चल पड़े ताजमहल, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपने बेगम को याद में। वहाँ पे उनका मकबरा भी है। ये देखिए, ये हमारी होटल थी ताजमहल के बिल्कुल पास। गाड़ी भी हमने पार्क कर रखी थी, वो रेड कलर वाली। So Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world, built by Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. Marvel was intricate white marble architecture, the symmetry and the enchanting gardens, highlighting the grandeur of the central dome and the mesmerizing carvings. Acknowledged its World UNESCO Heritage status and described the emotional story behind its creation. तो आपको ताजमहल के रास्ता में काफ़ी दोनों तरफ दुकानें मिलेगी, जिसमें आपको पेठा, पंछी पेठा, रेस्टोरेंट, बर्गर, चूड़ी, मार्बल कार्विंग्स, ये सारे की दुकानें आपको दोनों साइड मिलेगी। गेट से अराउंड 100 मीटर 200 मीटर दूर ही ये बैटरी कार उतार देते हैं। आपको जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट भी कटा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं लिए हो तो यहाँ आके आप काउंटर से भी टिकट ले सकते हो। टिकट 2 प्रकार के होते हैं, एक आपको अंदर मकबरा में जाने के लिए होता है और एक आप बाहर से ही
मतलब वाइट वाला जो मार्बल होता है उसको बिना उसके बाहर के आउटर सारा चीज़ घूम के वापस आ सकते हैं। ये ताजमहल की कुछ पुरानी तस्वीरें जो कि बहुत पहले से लिए जा रही है। देखिए कितने अलग अलग प्रकार की तस्वीरें हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया फोटोग्राफी में, आप इससे डिपिक्ट कर सकते हो। और हम पहुंच चुके ताजमहल के प्रांगण में। चारों बगल खूबसूरत नक्काशी किए हुए रेड सैंडस्टोन की छोटे छोटे महले थे और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो, चारों बगल होते हैं। ये मुख्य द्वार, यहीं से आप ताजमहल की ओर एंटर करते हो। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट लोग आए हुए थे। ऐसे भी ये 7th वर्ल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें वर्ल्ड वाइड एरिया से टूरिस्ट आते हैं, फोटोग्राफर्स। आपको वहीं पे व्हीलचेयर मिल जाएंगे, अगर आपके कोई भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो वो अराउंड 500 रुपीज़ लेके आपको पूरे ताजमहल का व्यू दिखा देते हैं। ये मेन एंट्री था। इसमें पिटराडूरा टेक्निक से काफ़ी मार्वलस कार्विंग किया गया था। वो ऐसा टेक्निक होता है जिसमें मार्बल के बीच में कलरफुल स्टोन्स डाल के एक पर्शियन स्टाइल के फ्लावर प्लांट्स डिपिक्ट करते हुए एक कार्विंग होता है। रेड सैंड स्टोन के बीच में मार्बल की वर्क काफ़ी अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। मेन गेट से आप देख सकते हो इधर पिटराडूरा टेक्निक से कार्विंग्स और बीच से आपको ताजमहल नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो कितना मैसिव आर्किटेक्चर था उस समय, जिस समय मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था या ना के बराबर था। उस समय इन्होंने स्टोन काट के इतने अच्छे कार्विंग और इतने अच्छे सिमेट्रिकल मैसिव आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाए थे। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, चारों बगल गार्डन है और पीछे यमुना नदी है। लोग यहाँ पे मिडिल में खड़ा होकर ताजमहल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचाया। इतना बड़ा एरिया था कि इतने भीड़ होने के बावजूद भी लोग इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं और आदमी आराम से घूम लेते हैं। ये प्योर वाइट मकराना मार्बल से बना हुआ है। शाहजहां ने अपने सबसे पसंदीदा वाइफ मुमताज महल के याद में इसे बनवाया था। उनकी जो अस्थियां है वो आज भी नीचे ताजमहल के नीचे मौजूद है। हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके ऊपर में उसी का रेप्लिका बनाया हुआ है। उसकी अलग से टिकट लगती है। हम लोगों ने वो टिकट लिया और अंदर गए। दोनों तरफ टॉम्ब है, रेड सैंडस्टोन में बना हुआ, और पीछे यमुना नदी और सामने की ओर गार्डन। लोग यहाँ बैठ के जहाँ तहाँ आपको बैठने के लिए रेड सैंडस्टोन की कुर्सियाँ मिल जाएगी, वहाँ आप बैठ के इस गार्डन व्यू से ताजमहल को देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती आपको चारों बगल से नज़र आएगी। ये सिमेट्रिकल है, आपको चारों बगल से ताजमहल एक जैसा ही लगेगा। ये पुराने ज़माने के बने हुए कुछ दरवाजे, नक्काशी। हम लोगों ने बाहर घूमने का टिकट जो है वो पहले ही ऑनलाइन ले रखा था, इसी के लिए हमें
बाहर के काउंटर पे अंदर की टिकट नहीं मिली, आप यहीं पर आके अंदर का टिकट ले सकते हो। आराम से टिकट मिल जाता है क्योंकि काउंटर काफ़ी है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन। यहाँ से आप देखिए ट्रायंगुलर व्यू नज़र आता है। हम लोग ऊपर चढ़ गए थे टिकट लेने के बाद। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने सारे जीवन और मुगलों के द्वारा कमाए गए पैसे सारे ताजमहल में लगा दिए थे, और फिर वो इसी का वाइट मार्बल का ये बना हुआ है, ब्लैक मार्बल से अभी जो आप देख रहे हो पीछे प्लिंथ है, वहाँ पे वो ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसका बेटा उसको, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी अनस्ट्रॉन्ग हो गया था मुग़ल शासन उस समय, इसी के लिए उसके बेटे ने उसे प्रिजन में आगरा फोर्ट में डाल दिया और खुद शासन संभालने लगा, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं था कि, लेकिन अगर बन जाता तो वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही हो जाता। आगे मैं आपको आगरा फोर्ट भी ले जाऊंगा, जहाँ पे वो अपने बेटे के द्वारा कैदी बनाया गया था। हम लोगों ने पहले ऊपर से दर्शन किया, मकबरा जो मैंने बोला वो मकबरा देखा। फिर जो हम लोगों ने व्हीलचेयर लिया था उसे बुलाया, उसने नीचे से हमें यमुना का दर्शन कराया, ताजमहल के चारों बगल दर्शन कराए। चारों बगल एक मार्वलस आर्किटेक्चर का आपको नमूना नज़र आएगा, और उस समय से इस समय तक आपको, जबकि कंजर्व तो किया ही गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कहीं पर भी कुछ टूटा नहीं है। मतलब काफ़ी हेवली और स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया गया था। नक्काशी भी आप रेड सैंडस्टोन में, वाइट मार्बल में, जिस समय मशीन नहीं था, हाथ से द्वारा किया गया था, आप देख सकते हो। कहा जाता है कि मथुरा रिफाइनरी से और काफ़ी पॉल्यूशन होने के कारण ताजमहल पे एसिड रेन वगैरह से इसके मार्बल बीच में काला हो गए थे। फिर गवर्नमेंट एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, उसे इम्प्लीमेंट किया, जिस कारण से आगरा का जो ताजमहल है वो कालापन रुका है। क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स है, तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है आगरा सिटी के लिए, क्योंकि टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आते हैं और उनकी टिकट काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू इंडियन टूरिस्ट। तो ये अपने में एक रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स है, और इसकी खूबसूरती काफ़ी फेमस है। और डेवलपमेंट ऐसी नहीं होना चाहिए कि सस्टेन ही नहीं कर पाए, तो दैट्स वाई एनजीटी हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग measures to conserve these UNESCO World Heritage Sites. मैंने ताजमहल के चारों बगल से काफ़ी फ़ोटो खींचे। ये बाहर निकलते वक्त एक तरफ आंवला के बगीचे थे, जहाँ पे आंवला हो गया था, इसी के लिए लोग उसे तोड़ के जूट बैग और प्लास्टिक बैग से पैक करके उसे प्रोसेसिंग के लिए ले जा रहे थे। चारों बगल में प्राइवेट गार्ड्स भी थे, जो कि आप लोगों को पेड़ तोड़ने या मॉन्यूमेंट्स को किसी तरह से भी ख़राब करने से रोकने के लिए मौजूद थे। ये देख लिए मैसिव गार्डन। मुगल्स गार्डन के लिए काफ़ी फेमस थे।
आगरा ताजमहल। काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है। वो जो हमारे साथ व्हीलचेयर वाला था उसने बताया कि ताजमहल के पीछे जो गार्डन है यमुना के उस पार, वहीं पे पिक्चरों की शूटिंग होती है, वहीं से ताजमहल दिखा दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी मैसिव है, इसका प्लिंथ ही 10-12 फीट ऊपर है। ये ताजमहल के पहाड़ों की छोटी छोटी, यहाँ पे उस समय मेरे को लगता है कुछ बाजार या कुछ लगता होगा। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, पास ही एक रेस्टोरेंट था। मैंने बताया था ना कि मार्बल के टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, पेठा, ये सारे दुकान चारों बगल थे। क्या है पानी? लोगों ने खाना खाया, उसके बाद फिर बैटरी वाला कार लेके बाहर वहाँ पार्किंग के पास गए। वहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा लिया जो कि 150 रुपीज़ लेके हमें आगरा फोर्ट तक छोड़ दिया, क्योंकि शाम होने वाला था और आगरा फोर्ट में एंट्री बंद हो जाता, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारी कामें की। और हम पहुंच गए आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, also known as the Red Fort of Agra, is a magnificent UNESCO World Heritage Site that stands as a testament to the grandeur of Mughal Empire. Built in the 16th century by Emperor Akbar, the fort served as the main residence and administration center of the Mughal dynasty. So ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, और ये जैसा कि आप जान रहे हो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये स्लैंटिंग एंट्रेंस है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई आर्मी या अपोजिशन वहाँ पे अटैक करते थे तो ऊपर से बड़े बड़े राउंड राउंड आयरन बॉल्स गिरा दिए जाते थे, जिससे कि आर्मी उसमें दब के मर जाते थे, और दोनों तरफ से तीर से भी उन्हें निशाना बनाया जाता था। इसमें काफ़ी वाल्व थे और चारों बगल गहरा नाला खोदा हुआ था, जिसमें कि पानी रख के मगरमच्छ रख दिए जाते थे कि अपोजिट सेना या जो हमला करने वाले सेना थे वो अटैक नहीं कर पाते थे। और मेन गेट भी काफ़ी मजबूत था, और चारों बगल पानी भरने के बाद मेन गेट ऊपर उठ जाता था, जिससे कि सारे रास्ता अपने में क्लोज हो जाता था। किले द्वारा बनाए गए थे, चारों बगल किले थे। उसके बाद मैसिव बिल्डिंग्स इन द मिडिल ऑफ द फोर्टिफाइड कंपाउंड। The imposing red sandstone structure was later enhanced by Akbar's successor, particularly Shah Jahan, who added delicate marble works and executive design. The fort witnessed several pivotal moments in history, including Shah Jahan's imprisonment by his son Aurangzeb in the Musanbaj Burj, a white marble tower that offers a distance view of the Taj Mahal, the mausoleum he built for his beloved wife Mumtaz Mahal. The fort is being divided into many ionic sections, including Diwane-Aam, that is, the hall of public audience where the emperor addressed the common people and their grievances. Diwane-Khas, where the emperor held meetings with nobles and foreign dignitaries. Jahangir's palace, built by Akbar for his son Jahangir, showing a blend of Indian and Central Asian architectural styles. Sheesh Mahal, a stunning chamber adorned with intricate mirror work. So यहाँ पे काफ़ी मुग़ल शासनों ने यहाँ से रूल किया था। सबसे पहले इसने आगरा में फतेहपुर सीकरी से आने के बाद अकबर ने इसे बनाया। उसके बाद शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर, फिर शाहजहाँ, और फिर अंत में शाहजहाँ को औरंगजेब ने यहाँ पे इम्प्रिजमेंट किया था। वो यहीं से एक वाइट मार्बल की बिल्डिंग है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, वहाँ से वो ताजमहल को देखते रहता था। क्योंकि मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था और शाहजहाँ काफ़ी पैसे बर्बाद कर रहा था, या सही कर रहा था, जो भी आप बोलो, इन मैसिव आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाने में।
इसी के लिए उसके बेटे औरंगजेब ने उसे शासन अपने हाथ में ले ली थी और उसे इम्प्रिजमेंट कर दी थी उनके बेटी के साथ। यहीं पे उनकी बेटी शाहजहां नामा लिखी थी, जो कि उनके लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी कहा जाता है शाहजहां का। ये दीवाने आम था जहाँ पे अकबर आम आदमियों से मिलते थे। इसमें भी काफ़ी मैसिव ये सेंटर है जहाँ पे अकबर बैठते थे। और नीचे आम आदमी और कुछ नोबल्स जो कि लोगों की परेशानियों का निजात देते थे और तुरंत उनके ग्रीवेंसेस को ख़त्म किया जाता था। इट्स लाइक अ पार्लियामेंट फॉर द कॉमन पीपल। ये भी काफ़ी मैसिव था, आप देख रहे हो, नक्काशी किए हुए पत्थर थे और चारों बगल बड़े बड़े गार्डन। ये हम अंदर आ गए। यहाँ पे जहांगीर पैलेस भी है, शीश महल भी है। अभी हम उस जगह पे आए जहाँ पे शाहजहां को कैद किया गया था और यहीं से वो ताजमहल को देखता था। रोशनारा। ये देखिए मैसिव वुडन स्ट्रक्चर और डोर्स। यहाँ से देखिए ताजमहल का व्यू। काफ़ी दूर है लेकिन वो इतना बड़ा मैसिव बिल्डिंग है कि आपको कहीं से भी नज़र आ जाता है। बीच में काफ़ी एरिया में, और ये देखिए नीचे खाई जो मैंने बताया ना, उसी में पानी भर के मगरमच्छों को रख दिया जाता था, जो कि इस फोर्टिफाइड बिल्डिंग के चारों बगल था। सो जो भी हमला करने वाले सैनिक होते थे पहले उसको पार करके बिल्डिंग्स को ऊपर चढ़ाई करना पड़ता था। पहले तो वो बाउंड्री वाल चढ़ते थे, फिर वो पानी था उसको पार करते थे, उसके बाद इस किले पे कब्जा करने की कोशिश करते थे। तब तक लोग तीर से, तोप से सामने वाले सैनिकों को ख़त्म कर देते थे, क्योंकि ऊपर में जो रहता है उसका, ये देखिए यही खाई था और ये काफ़ी डीप है। पहले उतना ऊंचा हो फिर उसको पार करो। ये रोशनारा है। देखिए यहाँ से भी ताजमहल आपको दिखेगा। ये उस समय बनाया हुआ झरोखा था। इस पे कितने माइन्यूटली नक्काशी किया गया था और कहीं से भी कुछ टूटा नहीं था। एक सिंगल पीस ऑफ मार्बल में इसे किया गया था। ये सारे उस समय के बनाए हुए स्टोन वर्क्स हैं। खेले जा रहे हो। ये सारी चीज़ बाद में शाहजहां, जैसा कि मैंने पहले बताया, रेड सैंडस्टोन में जितने भी मार्बल वर्क है ये शाहजहां के द्वारा बनाए गए।
हम लोगों ने लास्ट में कुछ पंची पेठा भी लिया आगरा से, जो कि काफ़ी फ्लेवर थे, अलग अलग फ्लेवर के थे। ये देखिए यहाँ पे लोग सैलानियाँ जितने भी टूरिस्ट हैं सब फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मैग्निफिसेंट वर्क था यहाँ पे। हर जगह से आपको ताजमहल नज़र आ जाएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया, कुछ देर बैठे भी, क्योंकि इसके बाद हमें होटल जाना था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरे पापा बहुत चल नहीं पाते, इसी के लिए हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी ड्रॉप कर दिया। पहले मैं वहाँ जा चुका हूँ। कितना मैग्निफिसेंट और मैसिव स्ट्रक्चर था ये। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए थे। फिर सीढ़ी चढ़ के एक सुरंगनुमा रास्ता से होते हुए हम दूसरे बिल्डिंग की ओर पहुंचे और बाहर निकल गए। अंदर ही अंदर सारे बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट थे। जहांगीर पैलेस जहाँ, और ये मीना मस्जिद है। तो बस थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद हम लोग वापस अपने होटल की ओर निकल पड़े। ये था आज का सफ़र, वृंदावन रोड ट्रिप टू आगरा, और फिर आगरा में ताजमहल और आगरा। शाम हो रहा था और हम वापस अपने होटल की ओर जाना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसे भी अब एंट्री बंद कर दिया गया था और जो भी टूरिस्ट है जो अंदर थे उन्हें ही सिर्फ आगरा फोर्ट का मज़ा लेने के लिए दिया जा रहा था। हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर देख लिए, थोड़े बहुत एक दो बिल्डिंग हम लोगों ने देखा, क्योंकि उतना हम चल नहीं पाते। काफ़ी मैसिव आर्किटेक्चर था और काफ़ी मैसिव बिल्डिंग था। ये एक्चुअली में फोर्ट था जहाँ पे मुग़ल शासन अकबर के द्वारा बनाया गया था, जहाँ इनका पूरा साम्राज्य रहता था। अंदर में ही बाज़ार भी था जो कि गेट के पास लगता था, जिससे कि राजमहल के लोग वहाँ पे अपने डेली यूज़ के सामान, साज श्रृंगार, सारे चीज़ खरीद लेते थे। पूरी व्यवस्था फोर्ट के अंदर ही होती थी और बाहर लोग सिर्फ लोकल साम्राज्य रहते थे जिससे खेती बाड़ी करते थे, और जो महत्वपूर्ण लोग थे वो इस महल के अंदर ही रहते थे। चारों बगल फोर्टिफिकेशन था, किले बनाए हुए थे और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। यहाँ पे स्पाई भी रहते थे। और जैसा कि आप देख रहे हो हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। इस पतली सी सुरंग से होते हुए हम महल के बाहर आ जाते हैं, दीवाने आम की ओर। ये आप देख रहे हो ज़मीन भी काफ़ी अलग तरीक़ा से बनाया हुआ है, उसी समय का बना हुआ है, और आज भी इसमें ज़रा सा भी उसी प्रकार से दबाव या धंसापन नहीं आया है। उस समय काफ़ी ठोस बनाया जाता था इन बिल्डिंगों को। इसकी नींव काफ़ी वो की जाती थी, जबकि बगल में ही यमुना है और काफ़ी अर्थक्वेक भी आ चुके हैं इस सब इलाके में, फिर भी आज तक इन बिल्डिंगों को कुछ डैमेज नहीं हुआ है।
क्योंकि इनकी नींव काफ़ी मजबूत बनाई जाती थी, स्टोन वर्क काफ़ी, जबकि उस समय ना इंजीनियरिंग उतने आगे थी ना मैसनरी उपलब्ध थी। और ट्रांसपोर्टेशन भी गाय, भैंस, घोड़े के द्वारा किया जाता था। और स्टोन चिपिंग वगैरह भी हैंड से की जाती थी, रस्सी से काटे जाते थे, कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। सो इट वॉज अ नाइस जर्नी, वी रियली एंजॉयड दी मैसिव बिल्डिंग्स ऑफ आगरा। सो हम लोगों ने निधिवन से शुरू किया, फिर आगरा आए, आगरा में 2 मॉन्यूमेंट्स, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखा, आगरा के गलियों की मजा ली, आगरा में खाना खाए। मौसम अभी सुहाना था क्योंकि दिसंबर का मंथ था। सो बने रहिए, देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो हम बाहर की ओर निकल रहे थे, अंदर आना अब बंद हो चुका था, जैसे कि मैंने बताया 5 o'clock के बाद एंट्री नॉट अलाउड हो जाता है, 5 या 4 o'clock, आई एम नॉट श्योर। ये बाहर की ओर जाते हुए 2-3 द्वार थे, कहा ना मैंने, हाई प्रोटेक्शन एरिया था, ये सिक्योरिटी जोन था, क्योंकि मुगल शासक यहाँ रहते थे। इंडिया पे जो रूल कर रहे थे वो सब हाई अथॉरिटी, राजा महाराजा, उनके मिनिस्टर्स सब यहीं रहते थे। ये फिर और एक गेट, उसके फिर एक तीसरा गेट, और हम बाहर निकल पड़ते हैं। आप भी आइए, इन मॉन्यूमेंट्स को, इनके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को जानिए और भारत के विरासत के बारे में जानकारियाँ लीजिए। आज का सफर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। निधिवन की अद्भुत दिव्यता और रोचक कहानियों ने हमने अंदर से ही शांत और प्रेरित किया। वहीं ताजमहल की ने मोह लिया और आगरा फोर्ट के इतिहास ने मुगल खाल की एक झलक दिखाई। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू and have a nice day. Bye.